A very warm good morning to all our lovely viewers. मैं पूजा शाह आप सभी तमाम दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अब तो कोई मज़हब ऐसी बनाई जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाई जाए। गोपाल दास नीरज की इन दो पंक्तियों में कितनी गहरी सार है ना। बिल्कुल, मनुष्य को मनुष्यता पर लाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है शिक्षा। बिल्कुल, और कई बार ना दर्शकों हमें शिक्षित होने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार हमारे शिक्षा के अधिकार के लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यूनिसेफ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत है। आज यूनिसेफ के स्थापना दिवस पर बिहार बिहान कार्यक्रम का ये अंक पूर्णतः समर्पित है। और इसी के साथ साथ दर्शकों हम आज बात करेंगे शिक्षा के विषय पर, बच्चों के अधिकारों के विषय पर। मगर केवल इतना ही नहीं, हम बच्चों के साथ साथ खुद के मौलिक अधिकारों को कैसे त्याग सकते हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो ऐसे मेहमान मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में जिनसे हम ये भी जानेंगे कि क्या कुछ है हमारे संवैधानिक हमारे अधिकार, हमारे मौलिक, जिससे कि जब हम ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में ना कोई भी हमारे साथ गलत नहीं कर पाएगा, कभी भी अन्याय नहीं हो पाएगा। हम अपने अधिकारों को पूर्णतः जान पाएंगे और तभी हम सजग और सतर्क होकर हम सफल हो पाएंगे। केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी शिक्षित होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, हम इंसान एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो दर्शकों, कार्यक्रम बिहार बिहान हर सुबह सवेरे सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे विचार जिनसे हम ये सारी चीज़ों को बड़े आसानी से कर पाते हैं अपने जीवन में। जी हाँ, ऐसे महापुरुषों के उच्च विचार जिन्हें हम मन मस्तिष्क में जब उतारते हैं, रखते हैं ना, तो हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में ऐसे ही जोश व खरोश के साथ, ऐसे ही ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सेगमेंट को देखते हैं जो कि है अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि आज यूनिसेफ की स्थापना दिवस है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संगठन जो कि बच्चों के कल्याण, बच्चों के अधिकारों के ऊपर काम करता है, कई वर्षों से कार्यरत है और कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व स्तर पर बच्चों के कल्याण पर कार्य करता आ रहा है। और इसी संदर्भ में चूँकि आज बिहार बिहान का ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी सॉफ्ट स्टोरी। आइए देखते हैं। यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फाउंड, एक वैश्विक संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चे को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुआ यूनिसेफ। आज बाल सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों पर कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बन गया और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया। आज पूरे विश्व में 190 से अधिक देशों में इसका कार्यालय है, जिसके माध्यम से यह पूरे दुनिया के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करता है। यूनिसेफ में 36 सदस्यों का कार्यदल है जो नीतियां बनाती हैं, साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करती है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं, बच्चों की विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग भेद का अंत करना,
बाल स्वास्थ्य और पोषण तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, उन्हें आधारभूत सेवाएं प्रदान करना और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। आज यूनिसेफ दुनिया की सबसे कठिन स्थान पर सबसे वंचित बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है और आपात स्थितियों से पहले, उसके दौरान और बाद में बच्चों और परिवारों के लिए जीवन रक्षक सहायता और आशा लेकर मौजूद रहता है। बच्चों के टीकाकरण, बैक्टीरियल और वायरल बीमारी से रोकथाम, HIV से पीड़ित माँ और बच्चों के उपचार का प्रबंध, बचपन और मातृ पोषण, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर पूरे मनोयोग से काम करने के लिए यूनिसेफ एक समर्पित संगठन है। 1950 के दशक में यूनिसेफ ने दुनिया के गरीब देशों में बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई नई पहलों को शुरुआत की। 1965 में यूनिसेफ को इसके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यूनिसेफ के वित्तीय संसाधन मुख्य रूप से सरकारों, निजी दानकर्ताओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त होते हैं। इसका बजट हर साल बदलता रहता है, लेकिन इसके उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों तक मदद पहुंचाना होता है। इसके लिए इसे दुनिया भर से दान मिलते हैं, जो इसके काम को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। यूनिसेफ एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके कार्यों से लाखों बच्चों का जीवन बदल चुका है और दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज़ बन चुका है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां आई हैं, फिर भी संगठन अपने मिशन को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके द्वारा किया गया कार्य हमें यह सिखाता है कि जब तक हर बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित नहीं होता, तब तक दुनिया में शांति और समृद्धि संभव नहीं है। दर्शकों, हमने देखा कि आज यूनिसेफ स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कुछ खास करता आ रहा है ये संगठन, और इस संदर्भ में आज हमारे बीच में हमारे बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। श्री प्रद्युमन कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, PM श्री केंद्रीय विद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, आज यूनिसेफ स्थापना दिवस के अवसर पे हम कुछ चर्चा यूनिसेफ के साथ साथ शिक्षा पर ज़रूर करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहद कारगर साबित होगी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यूनिसेफ पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। एक ऐसा संगठन जो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत है, और आप भी बच्चों की शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में इस परिचर्चा को महत्व दिया है। और यूनिसेफ डे जो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, आज ही के दिन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तब से लेके अभी तक 75 साल से अधिक समय तक यूनिसेफ भारत सरकार के साथ भी मिलके और दुनिया के 190 देशों के सरकार के साथ मिलके, बिहार में भी और अन्य राज्यों के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पोषण के क्षेत्र में, आश्रय प्रदान करने के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे तो पहले, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट होता है, ये इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड चिल्ड्रन के लिए था, लेकिन अब इसके नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है। अब ये सामान्य तौर पर भी दुनिया के 190 देशों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, और ख़ास करके जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं हो पाती है, दूर दराज के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, और 1 किलोमीटर के रेंज पे जहाँ पे स्कूल की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है, उन जगहों पे और स्पेशली ट्राइबल एरिया में भी उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए यूनिसेफ द्वारा किए गए काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार के साथ भी मिलके, अन्य देशों के सरकार के साथ मिलके ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है यूनिसेफ।
ऐसे तो ये वॉलंटरी फंड के माध्यम से चलता है। यूनिसेफ एक एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और लोगों के राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, अन्य देशों के सरकार के द्वारा और व्यक्तिगत तौर पे और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो डोनेशन इसको प्राप्त होता है, उससे नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलने वाली एक संस्था है जो बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रही है। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि दुनिया के अनेक देशों में जहाँ पे वार से वहाँ के अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, टोटल रिवोल्यूशन जहाँ पे आए, टोटल डिस्ट्रक्शन जहाँ पे आए, वहाँ पे उन क्षेत्रों में बच्चों को आश्रय प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हाल में देखिए गाज़ा पट्टी में कितनी लड़ाई चल रही है और फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये यूनिसेफ अभी भी उन देशों में भी काम कर रही है। अभी गाज़ा पट्टी में 250 ट्रकों के माध्यम से यूनिसेफ उन बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको दवाइयाँ मुफ्त दिलवाने में या भोजन उपलब्ध कराने में, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में और कैंप में रह रहे, टेंट में रह रहे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो इसके द्वारा जो किया गया काम है वो अति सराहनीय है और न सिर्फ ये उन परिस्थितियों में ही काम कर रहा है, बल्कि समान परिस्थितियों में बच्चों के अधिकार के रक्षा के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है ये यूनिसेफ। और इसके निर्देशों के अनुसार इसका जो एडवाइजरी जारी होता है उसको अन्य देशों की सरकार भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती है। बिहार में भी देखेंगे, बिहार सरकार के आह्वान पे जापान ने यूनिसेफ के माध्यम से कोविड पीरियड में टीकाकरण के काम को बड़े पैमाने पर चलाया और जापान के कार्यों की हम अति सराहना करते हैं कि यूनिसेफ के माध्यम से इतने बड़े कार्यक्रम को बिहार में चलाया और ड्रॉप आउट रोकने में भी बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जो हमारा सीमांचल क्षेत्र है बिहार का, उसमें भी बाल विवाह है या बाल मजदूरी है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। खास करके पूर्णिया और अररिया डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बाल श्रमिक का भी अभी हाल ही में एक गया के बच्चे का मामला प्रकाश में आया था, जिनको उसने उसके शोषण से मुक्त कराया और काफ़ी लाइमलाइट में रहा है। तो पूरे देश में, अन्य राज्यों में भी और पूरे देश में दूसरे कंट्री में भी बाल संरक्षण के अधिकारों को लागू कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तरह तरह के अधिकार बच्चों को दिए हैं और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें फ्रेश एडमिशन में 25% सीट जो है बच्चों को के लिए आरक्षित है। डिप्राइव चिल्ड्रन के लिए भी है, SC, ST, OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी उसमें प्रावधान है। बिल्कुल, आपको आपने जो जानकारियां दी हैं, जो अभी आपने बातचीत की है यूनिसेफ के विषय में, बेहद महत्वपूर्ण है। और दर्शकों, ऐसे अभी बहुत सारी बातचीत बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिससे कि हम जीवन की इस दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन कुमार सिंह, प्रिंसिपल PM श्री केंद्रीय विद्यालय से। सबसे पहले आपने बात की है यूनिसेफ के विषय में, लेकिन ये जो नाम है, इसमें जो परिवर्तन आया है PM श्री केंद्रीय विद्यालय, ये परिवर्तन और क्या कुछ परिवर्तन लेकर आया है, क्या कुछ और बदलाव लेकर आया है केंद्रीय विद्यालय में, क्या कुछ बताएंगे? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बहुत अभिभावक जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, PM श्री क्या है, क्यों बोर्ड पे PM श्री लिखा हुआ है या पैड पे PM श्री लिखा हुआ है, तो उन तमाम लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है एजुकेशन के सेक्टर में। प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहला योजना है शिक्षा के क्षेत्र में जो लागू होने जा रहा है। और ये एक केवल हम चर्चा नहीं करते हैं, जिस समय से लागू हो रहा है उस समय से बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। कोविड के समय से जब आपने देखा होगा कि सभी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर पे इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या PM श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए या क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए बच्चों को, तो उसको क्वालिटी एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आपको सबसे अच्छी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे राज्य सरकार के ऐसे स्कूल हैं, दूर दराज में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बेंच डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर की कमी है, ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। तो उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए PM श्री योजना के अंतर्गत यदि कोई स्कूल सेलेक्ट हो जाता है तो उनको
5 साल के अंतर्गत 2 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए फंड में मिलता है, चाहे वो इंटरेक्टिव बोर्ड खरीदना हो, प्रोजेक्टर खरीदना हो, एजुकेशन को डिजिटलाइज करना हो, लैब को डेवलप करना हो, लाइब्रेरी में बुक्स परचेज करनी हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यदि हम किसी को एक्सपर्ट टॉप के रूप में अपने स्कूल में बुलाना चाहते हैं तो उनको ऑनरोडियम पेमेंट करना हो, या कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराना चाहते हैं, जैसे नेशनल डे पे कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए इस फंड में आयोजन किया गया है। और डेस्क टॉप खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो, इसके लिए इसमें तमाम फंड है। अगर टीचर ट्रेनिंग कराने के लिए पैसे नहीं हैं या सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें फ़ंड रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराए जाने के लिए फ़ंड है। तो इस तरीके से जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार का है। और राज्य सरकार भी, बिहार सरकार ने भी 950 विद्यालयों को चिन्हित किया है और रिक्वेस्ट भेजा हुआ है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पास। यदि वो अप्रूव हो जाते हैं तो उसमें पीएम श्री के स्कूल में उनका अपग्रेडेशन हो जा सकता है। इसमें स्वच्छ पेयजल, जैसे कि आपने यूनिसेफ के बारे में बताया, तो ये जो प्रधानमंत्री जी का एक था 2014-15 से ही एक स्वच्छता मिशन का उन्होंने एक अभियान के रूप में चलाया था। उसमें यूनिसेफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय में ग्रीन स्कूल के मॉडल को अडॉप्ट करने में और ग्रीन स्कूल पर्यावरण की रक्षा के लिए या प्लांटेशन के लिए भी इसमें बजट है पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत। तो ये सारे तमाम कार्य इसमें चल रहे हैं और यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका है पेयजल के लिए। जैसा आपने देखा हो कि प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए किया जा रहा है। और कुछ विद्यालयों में जहाँ पे नहीं था या कुछ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे शौचालय नहीं था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बड़े अभियान के तहत इसमें काम किया गया। अब बहुत ही कम रह गए होंगे ऐसे स्कूल, अब कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे टॉयलेट या पेयजल की सुविधा नहीं है। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम यूनिसेफ और भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास अभी हम देख सकते हैं और विकसित भी हो रहा है हर दिन के साथ। आप चूँकि शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं तो मैं थोड़ी बहुत ज़रूर आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये कितनी कारगर साबित हो रही है? नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 सिस्टम पे बेस्ड है। पुराने जो सिस्टम 10+2 था उसको रिप्लेस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। ये 2020 से लागू है। चूँकि कोविड पीरियड था उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से इस पे काम हो रहा है। टीचर ट्रेनिंग को कराया जा चुका है। और 10+2 सिस्टम में प्री स्कूलिंग का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके अंतर्गत प्री स्कूलिंग को बाल वाटिका के नाम से आपने सुना होगा, बाल वाटिका की स्थापना केंद्रीय विद्यालय में हुई है। राज्य सरकार में पहले से जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में प्ले स्कूल काम कर रहे हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नाम अलग अलग है पर काम प्री स्कूलिंग का ही है। तो प्री स्कूल इस के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो हमने बताया, प्री स्कूलिंग के अंतर्गत फाउंडेशनल स्टेज में उनके बेस को मजबूत करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है। इसमें FLN को लागू किया जा रहा है, जिसमें लैंग्वेज और नंबर सिस्टम पे फोकस किया जा रहा है। बच्चों की स्पीड, पढ़ने की रीडिंग कैपेसिटी 1 सेकेंड में प्राइमरी स्टेज पे 1 और 2 क्लासेज में कम से कम 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इस दिशा में काम किया जा रहा है, क्योंकि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार का है कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यदि हम मदर टंग में छोटे बच्चे से बात करते हैं तो उनको अच्छा समझ में आता है। बिल्कुल। क्योंकि हम अगर दूसरे लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं तो मन में ट्रांसलेशन चलता रहता है, ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बेहद ज़रूरी है ये नई शिक्षा नीति। और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि यूनिसेफ किस तरीके से कारगर है और नई शिक्षा नीति किस तरीके से काम कर रही है। और ख़ासकर आपने जो बात बताई पीएम श्री के अंतर्गत आने वाली जो विद्यालय, उनके क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का और इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने का। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अगले मेहमान जो मौजूद हैं वो है शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और दर्शकों, आज हम इनसे बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो हमारे केवल जीवन के लिए नहीं ज़रूरी है, हमारे जीने के लिए भी ज़रूरी है। हमारे अधिकार, हमारे क्या मूल अधिकार हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं। और इसी क्रम में हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी बनाई है। तो आइए देखते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से ये सॉफ्ट स्टोरी। संवैधानिक अधिकार
संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और सरकार के दायरे में रहते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। भारत में संवैधानिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। ये अधिकार नागरिकों को उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और असमानता की रक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह अधिकार विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करने की अनुमति देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति प्रदान करता है। संवैधानिक अधिकार नागरिकों और राज्य के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं। यह न केवल नागरिकों को राज्य के अत्याचार से बचाते हैं, बल्कि उनके विकास और समृद्धि को भी सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक अधिकार हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। यह न केवल एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। संविधान में दिए गए ये अधिकार सभी के लिए समान हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। भारत का संविधान भारत में लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। यह इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय भी देता है और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोगों को राहत पाने में मदद भी करता है। दर्शकों, हमने देखा कि क्या कुछ है हमारे संवैधानिक अधिकार, और इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट से। हमने दर्शकों को ये बताया कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, लेकिन आपके मुख से हम ज़रूर जानना चाहेंगे आम शब्दों में। सबसे पहले चूँकि अभी हमारे एक मेहमान यहाँ मौजूद थे जिनसे हम बच्चों से जुड़ी शिक्षा पर बातचीत कर रहे थे, उनके अधिकारों पर बातचीत कर रहे थे, तो आपसे जानना चाहूँगी कि संस्कृति और शिक्षा से जुड़े क्या कुछ मूल अधिकार होते हैं। देखिए, संविधान में सभी आम जनता को इक्वल राइट दिया गया है, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब हो या एक आम जनता जो लेबर क्लास का हो, सबका इक्वल राइट है। और इनमें सबका मौलिक अधिकार है कि वो अपना कभी भी कानून के सामने बराबर हैं लोग। कानून में अगर किसी तरह का सज़ा भी होता है तो इनको भी सफाई का मौका मिलेगा, और गरीब जनता को भी, और एक ऊपर वाले जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, इनमें फ्रीडम है कि अपना जात, लिंग के बेसिस पर इन लोग को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और इसमें कानून में एक और चीज़ है कि संस्कृति जो अपने धर्म के हो, अपना फ्रीडम है कि वो कहीं भी अपना फंक्शन कर सकते हैं, कर से कोई रुकावट नहीं है उनको। जी हाँ, और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का अधिकार तो हम सभी शिक्षा का अधिकार है कि 4 साल से 14 साल के बच्चे को फंडामेंटल राइट एजुकेशन का गवर्नमेंट को देना है। हालांकि दूर दराज के इलाके में लोगों को बहुत सा पता नहीं है संविधान क्या है, भी लोगों को, गरीब लोगों को पता नहीं है। इसे हम लोग लोकल भाषा में अगर इसको हम सर्कुलेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किताबी भाषा से ऊपर निकाल कर लोकल भाषा में इसको आनी चाहिए। बिल्कुल, लोकल भाषा में अगर आम शब्दों में हम कहें तो 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सरकार ने सारे कानून बना के रखे हैं। संविधान में लिखित है कि आप बिल्कुल शिक्षित हो सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, कई बार हमें शायद मालूम भी नहीं होता है कि मौलिक अधिकार क्या है। आप क्या कुछ बताएंगे? मौलिक अधिकार हमारा है कि कानून के सामने हमारा अधिकार है कि हमको सुनने के बाद ही किसी तरह का आदेश हो। फिर हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि हम फ्रीडम एकदम रहें, मतलब फ्रीडम मतलब कानून के तहत फ्रीडम रहे, ना कि एकदम फ्रीडम रहे। थर्ड है कि
ये अगर आपको न्याय में किसी तरह का दिक्कत हो, सपोज दैट कि गरीब आदमी है, उसको मौलिक अधिकार के न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए प्रावधान है कि वहाँ लीगल एड का फैसिलिटी है, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। एक पैसा नहीं लगता है, एक सर्टेन इनकम के नीचे का ग्रुप है और लॉयर का पैनल बना हुआ है जो कि किसी गरीब को मदद किसी भी जाना है उसको करना है, जो कि बहुत लोग को पता नहीं है। कैसे के प्राप्त चलते जाने करेंगे पाते लीगल हैं। एड? लीगल एड के लिए वहाँ एक कमेटी बनी हुई है, सेक्रेटरी रहते हैं, वहाँ जाएंगे कि हम गरीब हैं, हमका ये केस है, वहाँ वो लेकर के किसी वकील को डिप्यूट कर देते हैं। वहाँ वकील का पैनल बना हुआ सरकार का, उससे जाकर यूज कर सकते हैं। जबकि हम लगते हैं बहुत कम लोग को इस चीज़ को पता है लीगल एड का, ये होना चाहिए। जी, ये मौलिक अधिकारों के विषय में आपने इतने साफ, इतने सरल शब्दों में समझाया है हमारे दर्शकों को। कहते हैं कि हमारा विकास तभी हो सकता है जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने हक के लिए लड़ना सीखेंगे। सर्वांगीण विकास के बारे में बात होती है, हमारे देश के विकास के बारे में बात होती है, और इसमें हमारे हक हकूक़ की बात कहीं पीछे नहीं रह सकती है। आप क्या कुछ बताएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा होगा। इसीलिए संविधान में फंडामेंटल राइट में दिया गया कि शिक्षा रहना जरूरी है बच्चे को, और इसके लिए फ्री स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ खाने का भी व्यवस्था की है, नहीं कि खाएगा नहीं, मिड डे मील है, बहुत सी सरकार ने व्यवस्था की है। तो फंडामेंटल, बिना एजुकेशन का फंडामेंटल राइट आ नहीं पाएगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है, मैं पहले भी बोला हूँ कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ पार्ट है, मतलब अनुच्छेद 14 से 50 तक का बहुत छोटा सा पार्ट है, 2-2 लाइन का आम भाषा में उसको सर्कुलेट करे और सोशल मीडिया से या फिर सोशल लोग से इसे गरीब लोग तक पहुंचावे कि आपका ये राइट है। बिल्कुल। हमारे हक की बात हो रही है, हमारे अधिकारों की बात हो रही है। आप तो कई वर्षों से कार्यरत हैं पटना हाई कोर्ट में, अमूमन 30 वर्ष हो गए हैं आपको। बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनको सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन शायद इनको मालूम ही नहीं है कि इनके साथ गलत भी हो रहा है या फिर इनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे किस प्रकार के जो वारदात हैं या फिर किस प्रकार के ऐसी कठिनाइयाँ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं? आप कैसे ऐसे लोगों से मिलते हैं? कौन सी परेशानियाँ हैं ये? नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हम देखते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए, गलत फोरम में चले जाते हैं जिससे तुमको न्याय नहीं मिल पाता है जी। और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि बहुत लोग अथॉरिटी लोग भी जो है मतलब गरीब लोग को नेगलेक्ट जैसा करते हैं, तो नेगलेक्ट करने से वो अपनी फैसिलिटी ले नहीं पाता है और कानून का पता नहीं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, लोग गाइड नहीं कर पाते हैं। मैं यही लोग को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई दिक्कत हो आप लीगल एड में जाइए, जहाँ भी हर जिला में है, शायद ब्लॉक में भी है, सब डिवीजन में भी है, लीगल एड में जाइए और वहाँ की सुविधा मिलेगी। कानून में जो मौलिक अधिकार है आपके दिया जाएगा, आपने भी जानते हो, और कानूनी सहायता दी जाएगी। सरकार की तरफ से सारी चीज़ें मुहैया कराई जा चुकी हैं, लीगल एड्स भी हमारे लिए मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है दर्शकों, इसीलिए शायद हम चूक जाते हैं कई बार अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं शशि जी, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे एक ये आखिरी बात ज़रूर जानना चाहूँगी। अधिकारों की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, क्या ये एक हद तक सही नहीं है कि हमें ये सही नहीं है क्या कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपनी जो हमारी गलतियां कई बार हमारे साथ गलती कर जाते हैं, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, हमेशा चुप ना रहें? आप क्या कुछ कहेंगे? कि हक के लिए आवाज़ उठाना आपका फ्रीडम है, बट विद इन जुडिक्शन, कानून के तहत। ये नहीं कि आप हल्ला ये कर रहे हैं, परमिशन लेके कानून के तहत आपका स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट विद इन कानून के तहत बोल सकते हैं। कानून के तहत हम बोल सकते हैं और कानून की हम मदद भी ले सकते हैं। मदद भी ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दूर दराज के क्षेत्रों की, जो कुछ गरीब तबके के हैं, जिनके पास जानकारी की भी कमी है, कुछ अर्थव्यवस्था की भी कमी है, वो किस प्रकार आएंगे और किस तरीके से आप लोगों की मदद लेंगे? मेरा इसमें विचार है कि जैसे गांव को जोड़ने के लिए बहुत आंगनवाड़ी होते हैं, ये लोग को ट्रेनिंग दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाके गरीबों को बताए, महिलाओं को बताए, गरीबों को बताए कि भाई क्या आपका कानून है। ये बहुत लोगों को कानून के बारे में नॉलेज देना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे लोगों को कानून संविधान का ज्ञान हो। और मैं एक चीज़ है कि लोग मतलब बातचीत की भाषा में इजी लैंग्वेज में इसका एडवर्टाइजमेंट हो,
प्रचार हो। इसीलिए तो बिहार बयान कार्यक्रम में आज आपको हमने बुलाया कि हम आसान भाषा में आपको आपके अधिकारों के विषय में समझा सके। तो चूंकि अधिकार की बात हो रही है, हमारे हकों की बात हो रही है, तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो आम शब्दों में ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ उनके अधिकारों का खलल हो रहा है, कहाँ कहाँ वो चूक रहे हैं, कहाँ उनके साथ अन्याय हो रही है। आप तो कई वर्षों से कार्यरत हैं, क्या कुछ देखते आ रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि नीचे तबके में तो अधिकार का जरूर है ना, उन लोग को कुछ पता ही नहीं कि हमारा क्या अधिकार है। जैसे फर्स्ट तो अगर एजुकेशन नहीं जाएगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा के लिए बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, तो उन लोग को पढ़ने के लिए शिक्षा अधिकार में स्कूल में एडमिशन करना जरूरी है, और एडमिशन लेंगे तभी उन लोग को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत जगह होता है कि ऑफिसर्स लोग भी कुछ लोग को दबाते हैं, करते हैं। तो इन लोग को होना चाहिए कि हमारा अधिकार है कि अगर ये नहीं करते तो हम ऊपर तक जाए, नहीं तो न्यायालय के शरण में जाएं। अब न्यायालय के शरण के लिए लोग पास पैसे को जो दिक्कत है, जो मैं पहले ही बोला कि लीगल एड से सहायता ले, बहुत सा समाज सेवी संस्था है वो लोग भी मदद करते हैं, इन लोग से मदद लें। बिल्कुल। शिक्षा की आपने बात की है, और शिक्षा से इतर अगर मैं बात करूं कि हमारे जो भी रहन सहन का जो तरीक़ा है, या फिर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे जो भी हक हैं उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षा का, देखिए हम ज़्यादा एक सर्टेन लेवल से ऊपर लोग तो मैक्सिमम जानते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा 80% लोग गरीब जो कि नहीं जानते, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 70-80% गरीब जो गांव के लोग हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाका में हैं, उन लोग को नॉलेज देना जरूरी है। तो उन लोग के लिए तो ज़रूरी है कि कोई सुनने वाला है नहीं, कोई जानने वाला है नहीं, बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, समय नहीं मिलता है। तो कुछ गांव में जाकर पहले प्रोजेक्ट चलता था, प्रोजेक्टर के होता मूवी दिखा करके या कुछ दिखा के उसी में संविधान का एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है कि आपका मौलिक अधिकार क्या है। वहाँ जाके अगर नहीं किया जाए, इंटरटेनमेंट करके किया जाए, तभी ये सब हो सकता है। महिला होने के नाते कुछ आपसे ज़रूर जानकारी लेना चाहूँगी। वक्त बहुत बदल गया है, महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के चल रही हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनको भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, जंग लड़नी पड़ रही है, लड़ाइयाँ करनी पड़ रही हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि वो अपने घर से, अपने दायरे से बाहर निकलकर आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, या फिर अपने अधिकार वो जानती ही नहीं हैं। आप क्या कुछ समझाएंगे? उस पर महिला आयोग है, बनी हुई है, महिला आयोग में जा सकते हैं, वहाँ से भी उनकी आवाज़ उठाई जाती है। संविधान में महिला और बच्चे के लिए स्पेशल दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, ये सब भी है। और महिला आयोग तो बहुत एक्टिव रहती है, वहाँ जा सकती है वो। महिला आयोग एक्टिव होती है, लेकिन महिला कब एक्टिव हो, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई महिला पीड़ित है लेकिन शायद उसको मालूम ही नहीं है कि वो पीड़ित है? आपको ऐसा लगा हो कि इस महिला को शायद जानकारी की कमी थी, इसलिए अपने अधिकारों से वंचित है? ये मैक्सिमम महिला तो जानकारी की कमी है, तो दूर दराज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तो जान रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे, एक्टिव हो रहे हैं। महिला आयोग को आने से काफ़ी काम हुई है, और उसके लिए मैं फिर बोला कि अगर कहीं भी दिक्कत हो महिलाओं को मैं निवेदन करूंगा कि आप लीगल एड का सहायता लें, वहाँ से आपको सही वकील मिलेंगे, अदरवाइज बाहर में मिलेंगे, और दलाल या जो सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ सही आदमी मिलेंगे, सही राय देंगे आप, सही राय, सही रास्ते पे चलने के लिए हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और सही जगह जाना है। बिल्कुल। महिलाओं की बात के साथ साथ आपने बच्चों की भी बात की है। आपने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविडेंट है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ संविधान की, तो हमारे बच्चों से ही हमारा भविष्य है, हमें बच्चों को बहुत संवारने की ज़रूरत है, उनके अधिकारों का खनन ना हो। जैसे कि अगर हम बाल श्रम की बात करें, इन सारी चीज़ों की बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि गरीबी की वजह से कुछ पैसे सिर्फ पेट भरने की वजह से ही वो बाल श्रम में आ जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि शिक्षा की पूरी आयोजन की गई है सरकार के द्वारा, तो ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए संविधान में है कि आप 14 साल से बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं फैक्ट्री में, जो कि गलत हो रहा है, जहाँ भी काम हो रहा है, और उसके लेबर डिपार्टमेंट से लगातार देखते रहती है। और बहुत जगह गरीबी में ये होता था कि पहले कि भाई बच्चे लोग कैसे खाएंगे पढ़ेंगे, उसके लिए स्कूल में भी शिक्षा को बढ़ावा के लिए सरकार ने भी बहुत आगे प्रावधान किया कि दोपहर में आपको खाना मिलेगा, और जो भी ये स्पेशल ट्यूशन भी लोग को दी जाती है गरीब बच्चों के लिए, ये सर्टेन आपका ग्रुप है तो उसमें आप स्पेशल ट्यूशन ले सकते हैं, सरकार तरफ से व्यवस्था किया हुआ है। बिल्कुल। और फ्यूचर जो है, मतलब फ्यूचर, ये न्यू बच्चे जो है वही देश का फ्यूचर है, उस पर पूरा फोकस देना होगा हम लोग को।
बिल्कुल फोकस तो देना होगा। और बच्चों की बात हुई है, उनकी शिक्षा की आपने बात की, उनके अधिकारों की आपने बात की है, तो बच्चे जो हैं उनको हम किस तरीके से, या उनके पेरेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो जागरूक रहें अपने बच्चों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर के? इसको हम लोग ग्राम सभा या मुखिया उखिया के द्वारा जो होता है उसमें उन लोग को मीटिंग हो, ऑफिसर्स लोग जाए बतावे, और एक मीटिंग करके कुछ ऑर्गेनाइज इंटरटेनमेंट करके उन लोग को नॉलेज में दे कि देखिए ऐसे ऐसे बच्चे लोग को पढ़ाइए, ये आपका फैसिलिटी है, ये एडमिशन होता है। अच्छा, कहीं कहीं स्कूल में ऐसा भी होता है कि एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए होना चाहिए कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, जगह नहीं है कहीं, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, वहाँ एक अप्रोच करना चाहिए कि मेरा राइट खंडन हो रहा है तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। और अगर नहीं होता तो उसके लिए आपका न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गार्जियन है। अगर किसी जगह दिक्कत हो, हाई कोर्ट है जहाँ जाके आप कह सकते हैं, जहाँ पैसा भी नहीं लगना है, लीगल एड बता दिया मैंने, तो वहाँ पर जा करके वो बहे कि मेरा एजुकेशन करिए, वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, हमको दिया जाए, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार डायरेक्ट हाई कोर्ट इंटरटेन करता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करता है खंडन के लिए। अब मैं थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा और करना चाहूँगी कि अगर कोई माता पिता अभिभावक हैं, वो किसी बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं और वहाँ की सीट फुल है मान लीजिए, और वहाँ उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो इस क्रम में वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है वो एक एग्ज़ाम लेंगे, सबको अधिकार देंगे, मेरिट से जो आएगा तो उसको ले लेंगे, लेकिन बाकी दूसरे स्कूल में ट्राई करना सबका एक लिमिटेशन है जी। अब हर लोग चाहेंगे इसी स्कूल में हो तो आपको समान अधिकार मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, अपीयर हुई है उस लायक बच्चे हैं तो लेंगे, कैटेगरी से लेंगे, मौका मिलेगा आपको। ये नहीं कि पिक एंड चूज करके उसको लेंगे, दैट कांट डू। यस, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। और इसी में मुझे एक बात मेरे जहन में आई है कि संवैधानिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में ऑब्लिक देकर के कर्तव्य भी लिखे होते हैं। हमारे कर्तव्य भी कुछ है संवैधानिक, उस पर आप क्या कुछ बताएंगे? ये संविधान में बाद में अमेंडमेंट करके कर्तव्य को भी लाया गया है, जिसमें हम लोग को है कर्तव्य है कि हम लोग संविधान की का रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें, और जो कानून बनाया है उसको फॉलो करें। और बिल्कुल, कानून को हमें फॉलो करना हमारा मेन कर्तव्य है, तभी हम कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, तभी हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपने देश का झंडा उसे ध्यान दें। बिल्कुल। और देश केवल महिलाओं से नहीं चलता है, महिला और पुरुष दोनों बराबरी से चलता है। कई बार बात हम महिलाओं की करते हैं, लेकिन पुरुषों की बात कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। इस क्रम में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, महिलाओं के हक़ की हमने बात की, अधिकारों की बात की, लेकिन समय जो है, ज़माना जो है, ये बहुत बदल गया है। अभी कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुरुषों के अधिकारों का भी खनन होता है, वो भी पीड़ित कई बार हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, उनके क्या कुछ अधिकार हैं, क्या कुछ वो स्टेप्स उठा सकते हैं अगर उनके साथ गलत हो? देखिए, कानून में तो सबको बराबर अधिकार है, लिंग बेसिस पर किसी भी पर बाइफरकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर न्यायालय का ही शरण है, अगर नहीं होगा तो अथॉरिटी की अप्रोच करेंगे, अदरवाइज न्यायालय के शरण में आना पड़ेगा उन्हें। जी, लिंग भेद के आधार पर कुछ भी ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन मौलिक रूप से सबके लिए अधिकार बने हुए हैं, चाहे वो महिला हो, वो पुरुष, और किसी के साथ भी अन्याय हो तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम शब्दों में हमारे दर्शकों को उनके अधिकार से जुड़ी हुई बात? मैं दर्शकों को ही कहूँगा कि एक बार संविधान जरूर देख ले शॉर्टकट से कि आपका क्या अधिकार है। अगर अधिकार ही पता नहीं होगा तो लोग आप पर अत्याचार करेंगे, अधिकार होगा पता तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अधिकार जानना अपना जरूरी है, और बच्चे को जरूर पढ़ाए, वो हमारे देश के भविष्य है। बिल्कुल, बच्चे हमारे देश के भविष्य है, और आप उस भविष्य को निखारने का कार्य कर रहे हैं। शशि भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे बीच में शशि भूषण अधिवक्ता मौजूद रहे, और आज हमने बहुत सारी जानकारीपूर्ण बातें आप सभी से साझा की हैं। लेकिन कार्यक्रम बिहार बिहान पर कार्यक्रमों का सिलसिला पूरे डीडी बिहार पर यूं ही चलता रहता है। बिहार बिहान के साथ साथ तो 9:30 बजे आप कार्यक्रम देख सकते हैं संगीत कलश, और 12 बजे आप कार्यक्रम देख सकते हैं खुला आकाश। और अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे मैसेज, ख़त हम तक पहुंचाने का। तो जल्दी से उठा लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन या फिर अपना कागज़ और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेज़र रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।